हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि हमने NCERT 8th क्लास के जो हिंदी की बुक है मल्हार, जिसका नाम है, इसी पुस्तक को हमने पढ़ाना शुरू किया है और ये TGT एस्टेट के लिए रहने वाली है। इसका आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 3 का नाम है एक आशीर्वाद और यह है एक कविता है। तो दोस्तों फिर से ध्यान से देख ले, 8th क्लास NCERT बुक और जिसका नाम है बुक का मल्हार। तो इसी के 1 और 2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए थे, आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये एक कविता है और ये कविता लिखी है दुष्यंत कुमार ने। दुष्यंत कुमार का गज़ल के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये दुष्यंत कुमार की कविता है दोस्तों, आपको एस्टेट के लिए इतना ही पढ़ना है। एक आशीर्वाद कविता किसने लिखी, आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों छोटी सी कविता है और इसकी व्याख्या हम देखेंगे किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएंगे। बस ये इतनी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो एक एक करके इसकी व्याख्या को हम ध्यान से देखते हैं, आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको सबसे पहले कविता का नाम याद कर लेना है, एक आशीर्वाद। इसके कवि का नाम है दुष्यंत कुमार। इस तरीके से फिर एक आशीर्वाद जो कविता है, इसमें दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो एक आशीर्वाद जो कविता है ये दुष्यंत कुमार ने लिखी है। सबसे पहले इस कविता का हम उद्देश्य देख लेते हैं कि कवि ने ये कविता क्यों लिखी है, इसके पीछे, इसके लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य क्या है। तो एक कविता में जो कवि है वो अपने किसी प्रिय को, आप कुछ भी मान सकते हैं, या फिर बच्चों को एक आशीर्वाद देता है। एक आशीर्वाद के रूप में लिखा है और किस प्रकार का आशीर्वाद देता है कि बच्चों तुम आत्मनिर्भर बनो, तुम साहसी बनो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम ऊंचे से ऊंचे सपने देखो, तुम भावनाओं में न बहो, भावनाओं में न बहकर काल्पनिक जीवन न जीकर एक व्यवहारिक जीवन जियो, वास्तविकता में रहकर आप अपना जीवन जिए। इस प्रकार का आशीर्वाद जो है दुष्यंत कुमार अपने प्रिय बच्चों को आशीर्वाद देता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इसका जो उद्देश्य है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कविता की पंक्तियों की व्याख्या करते हैं, कविता की एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। जा तेरे स्वप्न बड़े हो। तो यहाँ पर कवि अपने प्रिय को आशीर्वाद देते, प्रिय बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि हे बच्चे तू जा, इस संसार में उतर और यथार्थ का जीवन जी, तुम्हारे सपने बड़े हों, भावना की गोद से उतर कर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। इन पंक्तियों में बहुत कुछ कहा गया है बच्चों, इनका अर्थ समझे कि किस भाव को लेकर कवि ने कविता लिखी है। कहता कि हे बच्चे जा, इस दुनिया में जा, इस जल्द पृथ्वी पर चलना सीख, इस पृथ्वी पर उतर कर तू चलना सीख, भावनाओं की गोद से उतर, अर्थात जो भावनाओं में रहकर आपको जीवन नहीं जीना है, अर्थात आपको काल्पनिक जीवन नहीं जीना है, भावनाओं में नहीं बहना है, यथार्थ में रहकर इस संसार में आपको चलना है, इस पृथ्वी पर चलना सीखना है। चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। इन पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार क्या कहना चाहता है कि हे बच्चों, जैसे कि चांद तारों को प्राप्त करना, अप्राप्य मतलब जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं है, चांद तारे और चांद तारों को पकड़ना जैसे ये बहुत ही दुर्लभ है, उनको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार की सच्चाई के सपने तुम देखें, मतलब चांद तारों को पकड़ने के लिए जिस प्रकार की बच्चा जिद करता है, उसी प्रकार से के अप्राप्य मतलब जो आपको प्राप्त नहीं है, उस लक्ष्य को आप पाने के लिए आगे बढ़ें। रूठना मचलना सीखें, जैसे बच्चा किसी चांद को पाने के लिए रूठता है, मचलता है, तो उसी प्रकार से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जिस लक्ष्य को आपने प्राप्त नहीं किया है, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर मेहनत करें। तो ये बात यहाँ पर कवि आशीर्वाद के रूप में कहता है। और आगे फिर कहते हैं, हंसे हे बच्चे तुम हंसो, तुम मुस्कुराओ, तुम अपनी जिंदगी में गीत गाओ, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, मतलब हर एक सूर्य की किरण की जो रोशनी है उससे आप कुछ ना कुछ सीखें, उसी की तरह जगमगाना सीखें। उस किरण की, सूर्य की रोशनी की जो किरण होती है, सूर्य की किरण होती है, उसकी तरह आप जगमगाना सीखें। उंगली जलाएं, अगर आप उस किरण को पाना चाहते हैं, उसमें आप उंगली जलाएं, अर्थात उस लक्ष्य को प्राप्त करने में
आपको जो बाधा आए, जो कठिनाई आए, उसे भी दूर करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहें। अपने पाँव पर खड़े हो, अर्थात यहाँ पर कवि ये कहता है कि तुम हर एक रोशनी की किरण को देखकर आगे बढ़ें। उसको प्राप्त करने के लिए आप मुश्किलों को सहन करना सीखें, चाहे वो उसमें आप लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी ही मुश्किलें आएं, उन सभी बाधाओं को आप पार करें और अपना पाँव पर खड़े हों। इसका मतलब है कि आप आत्मनिर्भर बने। अपने आशीर्वाद, ये कवि उन्हें आशीर्वाद देता है कि आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें, आप अपने जीवन में आत्मनिर्भर बने, ठीक है, आप अपने सपनों को साकार करें। आगे कवि फिर से कहता है, जा तेरे सपन बड़े हों। फिर से कवि आशीर्वाद देता है कि हे प्रिय, आपके सपने बड़े हों। अब प्रिय में कोई भी हो सकता है, जिसको कवि जागृत करना चाहता है वो बच्चे भी हो सकते हैं कि हे प्रिय, जा तेरे सपने बड़े हो, तुम बड़े सपने देखो, छोटे सपने कभी मत देखो। क्योंकि जो व्यक्ति जैसे सपने देखता है फिर वो उसके जैसा ही बनना पसंद करता है, उसी प्रकार का आप बनना चाहोगे। तो ये दुष्यंत कुमार इस कविता के कवि हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान थी, इसमें 3 बातें ही मुख्य बताई हैं। पहला जो पैराग्राफ में, इसमें जा तेरे सपने बड़े हों, इसमें कवि कहता है कि हमें बड़े सपने देखना चाहिए। दूसरी कविता में ये है, दूसरी लाइन में है कि हमें भावनाओं में जीवन नहीं जीना चाहिए, जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, अर्थात भावनाओं से, काल्पनिक संसार से बाहर निकलकर हम पृथ्वी पर चलना सीखें, यथार्थ में जीवन जीना सीखें। चौथी लाइन जो है, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे। कह रहे कि जो सपने आपने अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, जो आपकी पहुंच से दूर हैं, उन सपनों को आप प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करें, रूठें मचलें, मतलब हर संभव उन्हें प्राप्त करने की आप कोशिश करें। आगे जो कविता है इसमें कहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में हंसना है, मुस्कुराना है, गाते रहना है, ताकि जीवन जो है आपको व्यर्थ न लगे। हर दिए की रोशनी से आपको सीखना चाहिए, जैसे दिए की रोशनी जो है आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलाती है। तो कवि ये आशीर्वाद देता है कि आपका जीवन भी ऐसा हो जिसमें चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो। उंगली जलाइए, अर्थात आपको उसमें कुछ मुसीबतें उठानी पड़े अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आप उसे भी जरूर उठाएं। अब उसमें जो मुश्किलें आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनका भी आप सामना करें, अपने पैरों पर खड़े हों। इसका मतलब है कि आप आत्मनिर्भर करें, तेरे सपने बड़े हो, अर्थात हे प्रिय बच्चों, तुम सपने भी बड़े देखो, आपको कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये कविता थी, और कविता के बाद किस तरीके की आजकल एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है और उसके 3-4 जो है ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक भी उत्तर हो सकते हैं, ऐसी बात भी इन्होंने कहा है। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, कविता में किसे संबोधित किया गया है? युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को, श्रमिकों को। तो इसमें बच्चों को जो है संबोधित किया गया है। अब इसमें युवा वर्ग भी हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक जो आंसर होगा वो होगा बच्चों को। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, तेरे सौपन बड़े हों, पंक्ति में सौपन से क्या आशय है? कल्पना की उड़ान भरना, क्या आपको कल्पना में जीवन जीना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल इन्होंने मना किया है। आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। तेरे सपने बड़े हों, इसका मतलब है आपको बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। तो ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हमारा, 4 ही प्रश्न है, इसमें ज़्यादा नहीं है। उंगली जलाएं, पंक्ति में उंगली जलाने का भाव क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, कष्टों से नहीं घबराना। तो उंगली जलाना यानी आपको पता है कि अगर हम रोशनी के अंदर, दिए के अंदर उंगली देंगे तो वो जलेगी। इसका मतलब ये चुनौतियां आएंगी तो मुश्किल आएंगी आपके सामने, तो आपको अपने जीवन में क्या करना है? चुनौतियों को स्वीकार करना है। अगला जो प्रश्न है, अपने पाँव पर खड़े हों, पंक्ति से क्या आशय है? अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना,
कठिनाइयों का सामना करना और आत्मनिर्भर होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर होना। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न हैं। बाकी जो बच्चे अपनी कॉपी को पूरा करते हैं, इस तरीके के प्रश्न आपसे जो है नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मिलान करने और ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको समझ में आ गई होगी, और कविता आपको कैसी लगी, आपको व्याख्या कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, NCERT 8th क्लास बुक PDF, नहीं, NCERT 8th क्लास मल्हार सॉल्यूशन, इस तरीके से कुछ आपको मिल जाएगी। मल्हार पुस्तक के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हो। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ भी जाइए और उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये सारी वीडियो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। धन्यवाद।